स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन शेष हैं। तो आप लोगों को जो है अपनी तैयारी जो है एक बार सारे कोर्स को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और गणित और सामाजिक विज्ञान के वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कनिष्क का योगदान बताइए। तो कनिष्क कुषाण राजा था। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो इसे आप अंडरलाइन कीजिएगा। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर व दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया शक संवत चलाया था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन व चरक विद्यमान थे। क्वेश्चन सेकेंड, अशोक के धम्म का सार लिखिए। तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उनके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य व कर्म शुद्धि ही धम्म है। क्वेश्चन थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखें। तो दोआब में कर वर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराची अभियान, ये मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं हैं। इसको आप डिटेल में मैंने जो है तुगलक वंश के अंदर भी बताया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। हरिहर व बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की नींव डाली। विजयनगर की राजधानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। इसे आप इम्पोर्टेंट कीजिएगा कि हम्पी को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। विजयनगर का मुख्य संघर्ष बहमनी साम्राज्य से हुआ। विजयनगर के देवराज द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि जो है मिली थी। अब देख लेते हैं इसके बाद, इटली यात्री निकोलो कांटी व फायस के दूत अब्दुल रजाक ने इसी के काल में विजयनगर का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बिजोलिया किसान आंदोलन को समझाइए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में 1897 से 1941 तक चला। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। यहाँ किशन सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग ली जाने लगी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण आदि थे। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादन बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने किसानों को आंदोलन के लिए कहा। 1917 में एक जांच समिति बनाई गई व कृषि अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो किसान आंदोलन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप जो है इसे अच्छे से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। तो ये भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, रोलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। पूरे डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बना रखा है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में बने कमीशन में 7 सदस्य थे। इसमें से एक भी भारतीय नहीं था, यानी 7 सदस्य जो है उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। यह कमीशन 1928 में जब बम्बई पहुंचा तो इसका विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 8, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान लिखिए। तो जर्मनी के शासक विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क के अनुसार रक्त और लौह की नीति से समस्याएं सुलझ सकती थी। बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध व गैस्टाइन संधि 1865 करवाकर अपनी कूटनीति विजय प्राप्त की। बिस्मार्क द्वारा प्राग की संधि व फ्रैंकफर्ट की संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, युवा इटली का निर्माण कब व किसने किया। तो युवा इटली या यंग इटली की स्थापना मेजिली ने 1831 में की थी। इस संस्था के 3 नारे थे, परमात्मा पर विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्दों से बना है और वह इसका अर्थ क्या है। तो डेमोक्रेसी 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से बना है। डेमोस का अर्थ जनता व क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें,
लोकतांत्रिक शासन के कोई 4 गुण व अवगुण बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन के गुण व अवगुण आप लोगों को बताने हैं कि लोकतांत्रिक शासन के क्या गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। कोई भी 4 पॉइंट जो है आप लोगों को लिखने हैं। तो गुण में देखें, लोकतांत्रिक शासन से सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। अवगुण में देखें, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव बढ़ता है। गुण में देखें, कार्यकुशल शासन वह होता है। और उसमें अवगुण में देखें, उदासीन मतदान, नैतिक शिक्षा का साधन, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। तो ये 4 पॉइंट जो है आप देख सकते हैं। देशभक्ति की शिक्षा, बहुजीवी वर्ग की उदासीनता। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन 11, उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है? इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य जो होते हैं वो बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन में शांति बनाए रखना, निर्णायक मत का प्रयोग और दल बदल याचिकाओं पर निर्णय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 पॉइंट जो है आप इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ीन। खड़ीन जो है वस्तुतः कृषि भूमि होती है जो जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो है बावड़ी। बावड़ी जो है चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों व कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इसके आगे आंगनुमा भाग होते हैं। ठीक है, अब जो ये आंगनुमा भाग हैं इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। तो ये दोनों जो है जल संरक्षण की तकनीक है राजस्थान के। नेक्स्ट देखें, जोहड़ क्या है? तो शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू व चूरू में वर्षा जल संग्रहण का स्वरूप है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शेखावटी क्षेत्र जो है सीकर, झुंझुनू व चूरू में वर्षा जल संग्रहण का स्वरूप जो है जोहड़ कहलाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, जल स्वावलंबन का आवश्यकता क्या है? तो गिरते भूमिगत जल स्तर, जल स्रोतों की दुर्दशा, बांधों में मिट्टी की गाद व वर्षा की कमी के कारण जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नवीन मंदिर किसने बताया? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी योजनाओं को भारत का नवीन मंदिर बताया था। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि पर प्रकाश डालिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि की जाती है। इसे स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित या झूमिंग कृषि जो एक ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे आप टिक अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, खनिज से क्या आशय है? तो भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक व भौतिक गुण वाले पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है, खनिज संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, खनिज जो है खनिज संसाधन या खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत में सीमेंट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। तो भारत में जो है सीमेंट उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के जोसेफ नामक व्यक्ति ने किया था। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना जो है 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया था। तो इसे आप अंडरलाइन कीजिए, 1904 तमिलनाडु के चेन्नई में सीमेंट का पहला कारखाना खोला गया। इस उद्योग का उत्पादन व रोजगार में दूसरा स्थान है। उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है। तो सीमेंट का ये क्वेश्चन जो है सीमेंट उद्योग का भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है जो किसी भाषा को लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना गया है। 2011 में देश की साक्षरता 74.04% है। नेक्स्ट देखें, लिंगानुपात व जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। लिंगानुपात, इसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये जरूर पूछे जाने वाले सवाल हैं। साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं हर साल।
अब देखें नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब व किसने की? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें। ये पहले 2018 या 19 के बोर्ड पेपर में ये पूछा जा चुका सवाल है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। यह आर्थिक कल्याण व विकास का माप है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें देश की जनसंख्या का यदि भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय जो है निकाली जा सकती है। तो ये फॉर्मूला भी इसका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम है। इसके बाद देखें, उदारीकरण किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में नियंत्रणों व प्रतिबंधों को समाप्त करना व व्यापार में नियमों को सरल करना उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश व कौशल विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो विनिवेश तो होता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी व श्रम को लगाना, विनिवेश कहलाता है। और कौशल विकास किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहते हैं। युवाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार हेतु तैयार करना कौशल विकास कहलाता है। अब देखें नेक्स्ट, नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखें, विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जो है वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई थी और इसे जो है सामान्यतः विश्व बैंक कहते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक पे टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? तो ये जरूर पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तो ये भी जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। नेक्स्ट देखें, मुद्रास्फीति। सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मूल्य वृद्धि भी मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार, टिप्पणी लिखो। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसमें हर नागरिक किसी भी विभाग या कार्यालय से सूचना मांग सकता है, रिकॉर्ड देख सकता है और कार्यों को भी देख सकता है। नेक्स्ट, मुद्रा किसे कहते हैं? तो मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृत हो, यानी विनिमय यानी एक्सचेंज के लिए हम जो प्रचलन में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट देखें, साख के संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोत क्या है? तो ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साख जो होती है उसके संस्थागत स्रोत तो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होते हैं, जैसे सरकारी व सहकारी बैंक, डाकघर आदि। और गैर संस्थागत स्रोतों में कोई गांव का धनी व्यक्ति, सेठ, साहूकार आदि, महाजन आदि लोग होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का मुद्रा के बदले आदान प्रदान जिसे हम कहते हैं, एक्सचेंज करना जिसे हम कहते हैं, उसे ही हमें हिंदी में विनिमय कहते हैं। तो वस्तु या सेवा मुद्रा के बदले आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट टिक करें, 100% पूछा जा सकने वाला सवाल है। तो एक्सचेंज जो होता है वस्तु या सेवा का मुद्रा के बदले आदान प्रदान करना ही जो है विनिमय कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बेरोजगारी के प्रकार 100% पूछा जाने वाला सवाल है। मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, गणनात्मक बेरोजगारी, दो रोजगारों के बीच उत्पन्न होती है। फिर चक्रीय बेरोजगारी, तेजी व मंदी की स्थिति में, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, व्यक्ति रोजगार में तो दिखता है परंतु उत्पादन में योगदान शून्य होता है। तो इनमें से जरूर एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। फिर देखें, निरपेक्ष व सापेक्ष गरीब क्या है?
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। निरपेक्ष गरीबी की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इनको भी वो पूर्ति नहीं कर पाता। सापेक्ष गरीबी क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धन या उपभोग व्यय में असमानता सापेक्ष गरीबी कहलाती है। तो ये भी जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के कारण बताइए। तो मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, बढ़ती जनसंख्या, आय का बढ़ता स्तर, तो ये सभी कारण जो है मुद्रास्फीति के हो सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी लिखिए। तो पंचवर्षीय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2012 से जो है 31 मार्च 2017 तक था। तो एक तो आप इसके टाइम याद रखें, 2012 से 17। इसका आधार उद्देश्य अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट रखें, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है। इसमें 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइम याद रखें, 2012 से 2017 इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं, और 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखें, सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास क्या है? तो तीनों एक ही चीज़ है। सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे, यानी वर्तमान में उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ रख सकें। नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि व आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो आर्थिक वृद्धि तो है बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांकेतिक स्वरूप, उत्पादन की तकनीक में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, यह अर्थव्यवस्था में परिवर्तन प्रत्यक्ष माप है आर्थिक वृद्धि, और यह अप्रत्यक्ष माप है आर्थिक विकास। तो आर्थिक वृद्धि जो है दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है, और आर्थिक विकास जो है गुणात्मक प्रक्रिया होती है। तो ये आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो है आप 3 से 4 अंतर जो है याद रख सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकने वाले सवालों में से एक है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। तो यहाँ पे जो है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। एक तो ये आपको याद रखना है, यानी जल मार्ग कौन कौन से हैं राष्ट्र के, ये बताने हैं। फिर नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ये जो है सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग है। और तीसरा नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ये जो है केरल के अंदर है। अब देखें इसके बाद, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाले महामार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह परियोजना NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, और NHAI की फुल फॉर्म जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। नेक्स्ट देखें, परमाणु ऊर्जा खनिजों के रूप में किन किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 338 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिक्रन खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल दामोदर घाटी व हीराकुंड परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो जो ये नदी घाटी योजनाएं हैं, जल परियोजनाएं हैं, इनमें से जो है ज़रूर क्वेश्चन बनता है। इनको जो है आप डिटेल में अच्छी तरीके से पूरी तरीके से तैयार करके जाएं। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिशलपुर के पास जो 1948 से 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो भाखड़ा नागल के अंदर पंजाब, हरियाणा व राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट देखें, दामोदर घाटी, तो ये पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिमी बंगाल के शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में प्रारंभ किया गया था। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखें, नंबर 3 परियोजना जो है वो है हीराकुंड परियोजना।
तो उड़ीसा के शोक माही नदी पर जो है उड़ीसा में ये स्थापित है। हीराकुंड बांध विश्व का जो है, तो अब देखें यहाँ पे हीराकुंड परियोजना में जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है। नेक्स्ट देखें राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो पहली देखें चंबल घाटी परियोजना, जो राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो चंबल नदी पर 1953 में शुरू हुई। इस पर 4 बड़े बांध हैं, एक एमपी के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध व 3 जो है राजस्थान में स्थित है। सेकंड इंदिरा गांधी नहर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सतलज व रावी नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया। ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। अब देखिए माही बजाज सागर परियोजना, तो यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह माही नदी पर 1971 में शुरू हुई। तो ये भी जो है आप लोगों को याद रखना है टाइम, इससे डूंगरपुर व बांसवाड़ा को सुविधा मिली है। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट जो परियोजना है वो है बिसलपुर परियोजना। यह टोंक जिले के बिसलपुर स्थान पर, तो बिसलपुर परियोजना जो है टोंक जिले के बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर निर्मित है। तो ये जो परियोजनाएं राजस्थान की और भारत की काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, इनमें से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना। एक आप लोग इंदिरा गांधी नहर जो है डिटेल में अच्छे से उसको पूरा पढ़ लें। नेक्स्ट देखें असहयोग व खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो है इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। अब गांधी जी भी इस आंदोलन में जो है शामिल हुए थे। तो ये जो है आप लोगों को पूरा डिटेल के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा। और केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने जो है इस आंदोलन में जो है लौटा दी थी। अब देखें इसके बाद असहयोग आंदोलन, तो 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो एक तो ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो गांधी जी द्वारा। 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा होने से गांधी जी जो है नाराज हो गए थे और गांधी जी ने इसे नाराज होकर बंद कर दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो ये थे आज के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। और भी एसएसटी के मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं गणित के, और तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं।